हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाली जो हमारी 16 फरवरी है, 16 ऑफ फरवरी 2025 है, इस दिनांक को एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज शुरू की गई है। यहां पर हमने कंप्लीट सिलेबस को एमसीक्यू के माध्यम से करने की तैयारी की, ठीक है ना। यहां पर हमारा प्लान है कि जो पूरा का पूरा सिलेबस है प्रीलिम्स का, कंप्लीट यूनिट 10, ठीक है ना, वो सब हम एमसीक्यू के माध्यम से करने वाले हैं। देखिए, इस सीरीज में, इस क्लास में पॉलिटी सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है ना। अभी हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है? पॉलिटी, या फिर बोल सकते हैं यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डीपीएसपी, या इसी को बोलते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डीपीएसपी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन करेंगे और क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। चलिए फिर बिना विलंब किए हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। और ये पता है, मात्र 99 रुपए में आपको मिलने वाली है। मात्र 99 रुपीज में आप टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। खुद की तैयारी को जांचना है कि आखिर हमारी जो पढ़ाई है, जो प्रिपरेशन है, वो किस लेवल की है। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। चलिए देखेंगे, ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। यहां पर यूनिट वाइज टेस्ट भी है, यूनिट वाइज, और साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी है, एफएलटी भी है। तो काफी अच्छे से यूनिट वाइज क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है यहां पर, और फुल लेंथ क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है ना। फुल लेंथ टेस्ट में पूरा कंप्लीट सिलेबस है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत से टारगेटेड बैच चल रहे हैं। लाइक बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है, संकल्प है। तो ये टारगेटेड बैच भी ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। टारगेटेड बैच का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनका प्रीलिम्स होता है बट मेंस नहीं होता, तो मेंस टारगेटेड बैच है यहाँ पर। प्रीलिम्स नहीं हो रहा, प्रीलिम्स टारगेटेड बैच है। एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच है, यूपीएससी टारगेटेड बैच है। तो अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में बैच को एनरोल करके तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन अभी चल रही है राव एकेडमी भोपाल की तरफ से, वो ये है कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन अब गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करेंगे। देखिए, एप्लीकेशन की सबसे खास बात यह है कि आगे आने वाली जितनी भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी फ्री के नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, कुल मिला के जितनी भी एजुकेशनल एक्टिविटीज है ना, वो इसी एप्लीकेशन पर होने वाली है। तो इस एप्लीकेशन को आज और अभी इस दिए गए बार कोड के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर पर राव एकेडमी भोपाल सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा। चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए। और आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर है। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है ना। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर हमें विचार करना है। किस किस पर? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इन तीनों पर हमें क्या करना है? कंसीडर करना है, विचार करना है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द अबव प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया fulfilled the नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के उपरोक्त प्रावधानों में से कौन सा भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पूरा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यह क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है वो भारत के संविधान के इन प्रावधानों में किस किस को कवर करता है। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी 1 and 3 एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर सभी को करना है।
चलिए आंसर सभी को करना है। आपको बताना है नेशनल सोशल असिस्टेंट जो प्रोग्राम है भारत सरकार का, वो इनमें से किस प्रावधान को कवर करता है। चलिए देखिए, जो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है ना, बेसिकली अगर बात करेंगे तो भारत सरकार का एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसके तहत डीपीएसपी को कवर किया गया है। किस किस चीज को? डीपीएसपी। डीपीएसपी लाइक आप लोगों ने सुना होगा ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ओल्ड एज पेंशन स्कीम। अगर बात करेंगे चिल्ड्रन या चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों के विकास कार्यक्रम, ठीक है, जैसे बात कर सकते हैं विडो पेंशन स्कीम। ये सब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और इन्हीं को पूरा करने के लिए, इन्हीं को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। तो यहां पर फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए यह कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया था, यह कार्यक्रम डीपीएसपी को पूरा करने के लिए किया गया था। ठीक है ना, तो ये आंसर होगा ओनली 3। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जैसे वृद्धावस्था जो 60 साल के ऊपर है ना, उनको हर महीने पेंशन मिलती है, वैसे ही विडोज के लिए है। चिल्ड्रन डेवलपमेंट की बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम की भी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा है ऐसा प्रावधान जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन नंबर बी इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ऑप्शन नंबर सी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड ऑप्शन नंबर डी जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रावधान है या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डीपीएसपी में निहित नहीं है, जो डीपीएसपी नहीं है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, या हिंदी में इसी को बोलते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन। क्या बोलते हैं? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 17 के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का वर्णन किया गया है और ऑप्शन नंबर सी डीपीएसपी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? फंडामेंटल राइट। बाकी अगर बात करेंगे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये आर्टिकल 39D के तहत राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्या है? आर्टिकल 39D में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात बोली गई है, मतलब ये हमारा डीपीएसपी है। इक्वल राइट टू एन एडुकेट मींस ऑफ लाइवलीहुड, ये आर्टिकल 39A में बात बोली गई है। ठीक है ना, आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए में बात बोली गई है। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ द वर्क, और इसी के साथ मैटरनिटी बेनिफिट की भी बात की गई है। ये सब कहां पर मिलेगा? आर्टिकल 41। देखिए आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। एमबीबीएस एग्जाम जो है ना वो आर्टिकल बेस्ड ज्यादा होते हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना वो फैक्चुअल होते हैं और बेस्ड ऑन द आर्टिकल नंबर। तो आर्टिकल नंबर भी याद करने की आपको आदत लिखना है। ठीक है ना, धीरे धीरे से कोशिश करना है, चीजों को नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस हु सेड। डीपीएसपी के बारे में एक कथन लिखा हुआ है, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर किया जाता है। ये जो कथन है वो किसके द्वारा कहा गया है? डीपीएसपी को लेके किसी राजनीतिज्ञ ने एक कथन लिखा हुआ है कि डीपीएसपी बैंक का वह चेक है जो उसकी सुविधा के हिसाब से भुगतान किया जाता है। ऐसा किसने बोला है? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन नंबर डी के.टी. शाह। आपको आंसर करना है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना के.टी. शाह है। ये चीज एज इट इज आपको याद करना है। के.टी. साहब ने बोला था, के.टी. शाह साहब ने बोला था कि डीपीएसपी आर द चेक्स विच आर पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। ठीक है ना, बैंक की सुविधा के हिसाब से जो चेक का भुगतान किया जाता है
उसी तरीके से डीपीएसपी का रोल है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा प्रावधान डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में नहीं आता। सबसे पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ऑप्शन नंबर बी प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स, ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 16 ईयर्स। आपको बताना है इन चारों में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में से नहीं है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से पढ़ेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। तो देखिए आपको ही पता है दिस इज द डीपीएसपी और ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और इसका वर्णन है आपके आर्टिकल 47 में, ठीक है ना। यहां पर लिख सकते हैं प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड एल्कोहल ऑल्सो, तो आर्टिकल 47 में है, मतलब ये तो डीपीएसपी है। ऑप्शन नंबर बी प्रोहिबिटिंग द स्लॉटर ऑफ काउज एंड काफ्स, ये चीज लिखा हुआ है आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 48 ए में ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना। आगे अगर बात करेंगे प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, ये चीज भी आपको कहां पर मिलेगी, आर्टिकल 48 ए। फ्री एजुकेशन अप टू द चिल्ड्रन ऑफ नॉट अ 16 ईयर्स, अगर यहां पर ऑप्शन में होता 6 ईयर कि 6 वर्ष तक के बच्चों का जो न्यूट्रिशन है और जो बेसिक एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना डीपीएस पे, ना कि 16 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर होगा। 16 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करवाना ये डीपीएसपी या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। बाकी सभी आर्टिकल आपको नोट करते चलना है साथ साथ में। कई बार पूछ सकता है कि प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स लाइक एल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, ठीक है ना, किस आर्टिकल में मेंशन्ड है, आप बताएंगे सर आर्टिकल 47 में है। प्रिवेंशन ऑफ द काउ स्लॉटर, ठीक है, गायों का जो बूचड़ खाना है उस पर रोक लगाने की बात किस अनुच्छेद के तहत बोली गई है, आर्टिकल 48 ए, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए, हमें मतलब राज्य, राज्य मतलब स्टेट, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, उसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये बात कहां पर लिखी हुई है, आप बताएंगे सर आर्टिकल 48 ए। तो इस तरीके से इंडिविजुअली भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इस तरीके से ग्रुप करके भी पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, Which of the following is or included in the directive principle of state policy? ठीक है, ये दो ऑप्शन लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि कौन कौन से प्रावधान हैं जो डीपीएसपी में शामिल हैं। देखिए कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन डीपीएसपी से बनते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो टारगेट है, हमारी जो कोशिश है ना, एक टॉपिक को पूरी तरह से ऑपरेट कर देना, मतलब जितने तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या आगे जितने तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हर उन पहलुओं पर ही डिस्कस करना हमारा ये उद्देश्य है इस सीरीज का। चलिए फिर पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पज, ठीक है ना। ऑप्शन में देखेंगे मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, मादक पेय और अन्य दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग का निषेध जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन हमारा डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन नंबर डी नीदर 1 nor 2। देखिए आंसर सभी को करना है ना, आप अपने लेवल पर खुद को चेक करिए, सेल्फ इवेल्युएट करिए कि आखिर मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से तैयारी को आप खुद जांचिए, परखिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये तो आर्टिकल 23 के तहत हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसे हम लोग बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 23 में फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है भैया, ये डीपीएसपी नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ टॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स लाइक एल्कोहल,
ठीक है ना, एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पज। अगर आप दवाइयों के रूप में किसी भी ड्रग को ले रहे हैं देन इट इज गुड, बट नशे के लिए या फिर ऐसे किसी भी ड्रग अब्यूज के लिए अगर इनका उपयोग कर रहे हैं तो सरकार इस पर रोक लगाती है। ये हमारा डीपीएसपी है, अभी मैंने बताया। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 47 या आर्टिकल 47 में किया गया है। तो ये हमारा डीपीएसपी है। आप देख सकते हैं ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जिसका सही है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। Which of the following provision is a part of both directive principle of state policy and fundamental duties? आपको बताना है इन चारों में ऐसा कौन सा प्रावधान है जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य दोनों में सेम है। मतलब ऐसा कौन सा प्रावधान है जो आपको नीति निदेशक सिद्धांत में भी दिखेगा और मौलिक कर्तव्यों में भी दिखेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर सी, गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी दिखेगा और डीपीएसपी में भी दिखेगा। आंसर सभी को करना है। चलिए देखिए, अगर बात करेंगे डिस्कशन की, शुरू करते हैं। जो पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री है वो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं था, इसे हमने जोड़ा है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। देखिए आर्टिकल 43A कौन से अनुच्छेद में बात की गई है? आर्टिकल 43A में ये बात बोली गई है कि स्टेट शेल ट्राई टू प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री। कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी फर्म है, वहां पर लोगों का क्या होना चाहिए? पार्टिसिपेशन होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। इसीलिए तो ट्रेड यूनियंस बनाए जाते हैं। सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहित करना है। और ये बात कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 43A में, ठीक है भैया। ये तो डीपीएसपी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। आगे बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात आर्टिकल 48A में भी की गई है, मतलब ये डीपीएसपी में भी है। और अगर बात करेंगे आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी में, ये हमारी ड्यूटीज भी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करें। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी है और डीपीएसपी भी है। ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। तो ये देखिए, ये फंडामेंटल राइट भी है और ये डीपीएसपी भी है। क्यों? फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A की बात करेंगे और डीपीएसपी की बात करेंगे तो आर्टिकल 45। क्या बातें क्लियर है सभी को? ये सभी चीजें नोट करना है। हो सकता है कि गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, ये कहां पर कॉमन है, इस तरीके से भी सवाल पूछेगा तो आप बताएंगे सर दिस इज कॉमन इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है ना। हाँ, अगर एज ग्रुप का ब्रैकेट यहां पर लगाया जाता है तो फंडामेंटल राइट में केवल और केवल 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों की बात की गई है, लेकिन डीपीएसपी में अप टू 6 ईयर, 6 साल से कम बच्चों की बात की गई है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये आर्टिकल 44 में मेंशन है। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। सभी लोग नोट करेंगे। देखिए कहीं पर भी कोई डाउट होता है ना, वो चीज भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच प्रिंसिपल एमंग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है इन चारों में से, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा प्रावधान है, कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। ये पढ़ने की कोशिश करते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू द वर्कर्स। आपको बताया ना कौन सा प्रावधान है, कौन सा प्रोविजन है जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे।
चलिए अगर बात करेंगे इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये आर्टिकल 43A में मेंशन है और ये पहले नहीं था, इसे अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा है, ठीक है ना। अब यहां पर कहीं पे भी आप लोग नोट करके लिख सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखिए जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उससे कौन कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं, ये चारों आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आर्टिकल 39A, यहां पर फ्री लीगल एड की बात की गई है। फ्री लीगल एड, आपको न्यायिक सहायता मुफ्त में मुहैया करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। इसीलिए आप लोग देखते हैं ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, सरकारी वकील जिसे बोलते हैं, बिना पैसे के वो हमारी तरफ से केस लड़ते हैं। ये भी कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 39A में, पहले नहीं था। इसे हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 के द्वारा 1976 के द्वारा ऐड किया है। तो पहला प्रावधान जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया वो था आर्टिकल 39A, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस, ये दो चीजें यहां पर बोली गई। दूसरा प्रावधान आप लोग लिखेंगे जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, वो है आर्टिकल 43A। यहां पर क्या बात बोली गई, देयर शैल बी द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, वहां पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए तो ट्रेड यूनियन बनाने के लिए सरकार प्रमोट करती है। जो तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहां पर जोड़ा गया, लिखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ, आर्टिकल 40A भी जोड़ा गया, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। और जो चौथा आर्टिकल यहां पर जोड़ा गया वो जोड़ा गया आर्टिकल 39E। आर्टिकल 39E, यहां पर क्या चीज जोड़ी गई, चिल्ड्रन डेवलपमेंट की बात बोली गई। चिल्ड्रन डेवलपमेंट मतलब सरकार को ऐसी वो सभी सुविधाएं मुहैया करवाना है, उपलब्ध करवाना है, जिससे एक बच्चे का पूरा विकास हो। लाइक न्यूट्रिशन है, उसके एजुकेशन की बात की गई, हेल्थ की बात की गई, ठीक है ना। तो वो कहां पर लिखा गया, 39E, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी बच्चे का शोषण ना हो, इस चीज का भी हमें ख्याल रखना है, ठीक है ना। और आर्टिकल 39E, तो ये चार प्रावधान हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा डीपीएसपी में जोड़े गए। अगर आपसे कोई पूछेगा, हाँ एक सवाल मेरे ही मन में है, वो मैं आपसे पूछ लूं, अभी तक कितनी बार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संशोधित किया गया है? टिल नाउ हाउ मेनी टाइम्स डीपीएसपी हैव बीन अमेंडेड? कितनी बार हुआ है? आप बताएंगे सर 4 बार। कितनी बार हुआ अभी तक? 4 बार। कब कब हुआ है आप बताएंगे सर? 42nd, 44th, 86 और 97th। ये 4 संविधान संशोधन है जो डीपीएसपी से संबंधित है, ठीक है। क्लास के अंतिम में ना मैं इनको डिटेल से आपको बताऊंगा, जब क्लास हमारी खत्म होगी ना तो मैं आपको डिटेल ये सब चीजें बताऊंगा कि ये चारों अमेंडमेंट कब हुए और इनमें कौन कौन से प्रोविजंस या जो कौन कौन से प्रावधान है वो जोड़े गए, ठीक है ना। चलिए तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना। 42nd से ही जोड़ा गया था, आर्टिकल 43A। ये सभी चीजें नोट करते चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? हमें बताना है कि डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से संबंधित वो कौन सा अनुच्छेद है जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देता है या अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। या फिर इसी को घुमा के कैसे पूछा जाता है, रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी। कौन सा अनुच्छेद है जो विदेश नीति से संबंधित है? इस तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है ये सवाल, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 51 है, ऑप्शन नंबर बी है 48A है, ऑप्शन नंबर सी है 43A है एंड ऑप्शन नंबर डी है 41 है। आप सभी को बताना है, ठीक है। आंसर सभी को करना है, भले ही गलत हो।
चलिए देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए है 51। आर्टिकल 51 इज रिलेटेड टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी विच इज इंश्राइंड इन आवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4। भारत के संविधान के भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसी के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में भारत की विदेश नीति या अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है ना। अगर बात करेंगे 48A में, आपको याद होगा अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 48A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से संविधान में जोड़ा गया है और इस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण की या पर्यावरण के संरक्षण से है, रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अगर बात करेंगे 43A की, तो अभी अभी हमने देखा ये किससे संबंधित है, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर। पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर, ये इस तरीके से आपको चीजों को याद करना है। पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। आर्टिकल 41 का क्या है कि राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपको इलाज, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ने की व्यवस्था, अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम करने की व्यवस्था, और साथ में अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है तो पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंस मतलब सरकार की जितनी भी मशीनरी है, जितना भी ब्यूरोक्रेट्स है, वो आपकी हेल्प करेगा। तो ये चीज कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 41 में। क्लियरली देख सकते हैं भैया, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का संबंध किस अनुच्छेद से है, आर्टिकल 51 ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्लियर है क्या? क्या बातें क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैज द प्रोविजन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अभी अभी हमने देखा कि भारत के संविधान का के किस अनुच्छेद के तहत, ठीक है ना, उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है। हिंदी में है, श्रमिकों की भागीदारी कहां पर, उद्योगों के प्रबंधन में। ये चीज किस अनुच्छेद में सुनिश्चित की गई है या किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 43, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 45 एंड आर्टिकल 47। सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए देखिए, अगर बात करेंगे आर्टिकल 43A, इसका जो करेक्ट आंसर है ना, आंसर नंबर बी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। अभी अभी हमने डिस्कस भी किया। अगर बात करेंगे बाकी आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल जो 43 है वहां पर दो चीजें आपको याद रखना है कि एक तो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई है, ठीक है ना, और दूसरी जो बात की गई है सोशियो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज की बात कीजिए। सभी के पास समान अवसर होंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक, ठीक है ना। यहां पर माइनॉरिटीज की बात की गई है। ये दो चीजें आर्टिकल 43 में है। आर्टिकल 45 की बात करें ना, तो इसमें बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है कि पहले यहां पर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा देने का प्रावधान था, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 86वां जो संविधान संशोधन है, वहां से अब अप टू 6 ईयर मतलब 6 साल तक के बच्चों का जो न्यूट्रिशन है और जो बेसिक एजुकेशन है वो कहां पर रखा गया है, आर्टिकल 45 में, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 47 अभी अभी हमने देखा कि प्रोहिबिशन ऑफ द इंटॉक्सिक जो ड्रिंक्स है एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पज। अगर आप दवाइयों के रूप में किसी भी ड्रग को ले रहे हैं देन इट इज वेल एंड गुड, पर अगर नशे के लिए, एब्यूज के लिए कर रहे हैं तो सरकार इस पर प्रतिबंध लगाएगी। और ये कहां पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 47 में, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 43 इज रिलेटेड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी के बारे में
ठीक है ना, समान नागरिक संहिता जिसे हिंदी में बोलते हैं, उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर ए 43, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 45 एंड ऑप्शन नंबर डी 46। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर करेंगे। वैसे तो बाकी के ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे अभी अभी हमने बताया आर्टिकल 43 किससे रिलेटेड है? डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सोशियो कल्चरल अपॉर्चुनिटीज से। आर्टिकल 45 की बात करेंगे तो अप टू द 6 ईयर जो भी बच्चा है, जो भी बेबी है, ठीक है ना, तो उसका डेवलपमेंट करना, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन अप टू द 6 ईयर। जैसे उसका न्यूट्रिशन है, खाने पीने की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था और बेसिक और एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र खुले हैं ना, वो इसी के लिए है। आर्टिकल 45 के जो भी प्रोविजंस है, जो भी प्रावधान है, उसको फुलफिलमेंट करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र, या फिर बोल सकते हैं जैसे आशा कार्यकर्ता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वो सब आर्टिकल 45 के लिए ही है, ठीक है ना। अगर बात करेंगे आर्टिकल 44, अभी अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 46 की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, 46 किसकी बात करते हैं? SC ST कम्युनिटी के डेवलपमेंट की, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी, ठीक है ना। आर्टिकल 46 इज रिलेटेड टू द सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना। तो हमारा आंसर कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44 इज रिलेटेड टू द यूनिवर्सल सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल, उसके पहले मैं आपको बता दूं राव अकेडमी भोपाल की तरफ से आने वाले MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, और ये आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली है। देखिए, इस टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर यूनिट वाइज भी आपको मिलेंगे टेस्ट, और साथ में फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, FLTs भी हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही अच्छे से ना सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज तैयारी कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेस्ट सीरीज से आपको खुद की प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है कि मेरी जो तैयारी है वो किस हद तक है, ठीक है, अभी मुझे कितना और पढ़ने की जरूरत है, या फिर एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां आप करके आते हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं होता। तो उन सभी गलतियों को सुधारने के लिए, तैयारी को बेहतर बनाने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो ये टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपए में है, और इस टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो ये है कि देखिए, राव अकेडमी भोपाल का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। पहली बात, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज या फिर आगे की जो आने वाली हमारी क्लासेस होंगी ना, वो यूट्यूब पर ना हो करके इस एप्लीकेशन पर होंगी। वहां पर आपको फ्री में मेंटरशिप, फ्री स्टडी नोट्स हैं, डेमो वीडियोज हैं, फ्री में हमारे जो लेक्चर्स हैं, करंट इशूज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब चीजें कहां पर होने वाली इसी एप्लीकेशन पर। कुल मिला के जितनी भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज होंगी वो सभी इस एप्लीकेशन पर होने वाली हैं। तो इस एप्लीकेशन को सिंपली इस बार कोड से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है राव अकेडमी भोपाल, और एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करना है, ठीक है ना। खुद तो इन सब चीजों का फायदा लेना ही है, साथ में मैं हर बार बोलता हूं दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, ठीक है। हाँ, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम। देखिए, टेलीग्राम का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है। क्लास की जो नोटिफिकेशन है, लाइव क्लास की जो भी लिंक है, जो क्लास खत्म होने के बाद PDF नोट्स है, वो सभी आपको यहीं पर टेलीग्राम पर मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इस टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन करना है, ठीक। चलिए आगे बात करेंगे, और अगला सवाल देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आपको बताना है कि एक तरफ लिखा हुआ है लिस्ट 1 सूची 1 और दूसरी तरफ लिस्ट 2। एक तरफ लिखा हुआ है आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, और एक तरफ लिखा हुआ है प्रावधान या उससे संबंधित या उस अनुच्छेद में क्या बात लिखी हुई है, ठीक है ना। अकॉर्डिंगली आपको सही जोड़ी मिलाना है। आर्टिकल 40 है, 41 है, 44 है और 48 है। ये नीचे दिए गए जो कूट है ना, उससे आपको आंसर भी करना है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40 किसकी बात करता है? पंचायत की, पंचायत के गठन की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, ठीक है ना। आर्टिकल 41 की बात है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन,
ठीक है, या राइट टू वर्क, मैंने आपको बताया ना, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये कहां पर आपको मिलेगा? आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 44 की अगर बात करेंगे तो दिस इज रिलेटेड टू द यूसीसी या समान नागरिक संहिता, यूनिवर्सल या यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48 की बात करेंगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना, हमें कृषि और पशुपालन को भी बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है। तो देख सकते हैं आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, ए विल बी पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 1। अगर बात करेंगे आर्टिकल 41 पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 2, आर्टिकल 44 पेयर्ड विथ थर्ड ऑप्शन यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंड ऑप्शन नंबर डी विल बी पेयर्ड विथ ऑप्शन नंबर 4। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी सवाल पूछे जाते हैं, एक तरफ आर्टिकल लिखा रहेगा और दूसरी तरफ रिलेटेड प्रोविजंस कि उस अनुच्छेद में आखिर क्या बात लिखी गई है, ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली आपको सही जोड़ी मिलाना रहता है, ठीक है। ये इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना काफी इजी होते हैं। बस एक चीज मैं आपको बताना दिलाना चाहूंगा कि इस पर आपको ऑप्शन ध्यान देना है, ठीक है ना, गलत करके नहीं आना कि आप यहां पर तो सब कुछ अच्छा करके आते हो, जल्दबाजी में ऑप्शन गलत भर देते हो। तो ये बहुत मतलब बोलते हैं ना हर्ट करने वाली बात होती है। बहुत दुख होता है कि हमने पूरा क्वेश्चन सही किया और अंतिम में जाके गलत बबल भर दिया। तो काफी सावधानी से ऐसे क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। पहले यहाँ पे लिख लिया करो, इस तरीके से आप लिख लो तो गलत होने के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ द डीपीएसपी, आपको बताना है इन चारों में से, ये चार उद्देश्य लिखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो डीपीएसपी का नहीं है। ध्यान देंगे, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के उद्देश्य में से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, ऑप्शन नंबर बी सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, ऑप्शन नंबर सी टू एस्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, ऑप्शन नंबर डी टू एस्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। चलिए देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी रिलीजियस स्टेट। अब आपको ही पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी की बात बोली गई है। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब क्या है कि जब भी कोई भी सरकार कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाएगी तो पॉलिसी और लॉ बनाते समय इन सिद्धांत या इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा, या बोल सकते हैं जितना भी लेजिस्लेशन है ना, ठीक है ना, वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है ना। तो पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के बारे में वर्णन है, के बारे में प्रावधान है। अगर बात करेंगे ना इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य वेलफेयर स्टेट बनाना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जहां पर सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो सके, लोगों को सामाजिक न्याय मिल सके, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, प्रोहिबिशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि कोई एक ही व्यक्ति है जिसके पास पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हो, पूरा का पूरा वेल्थ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक जस्टिस, कि समाज में हर व्यक्ति के पास बोल सकते हैं ना कि राइट टू वर्क हो, ठीक है, समाज में, या फिर बोल सकते हैं देश का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन हो, उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसका रिन्यूमरेशन हो, उसको सैलरी मिले। इसलिए तो बोलते हैं स्टैंडर्ड लिविंग, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रखना है, जस्ट एंड ह्यूमन वर्क को मेंटेन करके रखना है। सो ऑल दीज द टॉपिक्स आर द प्रोविजंस रिलेटेड टू द डीपीएसपी या सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस। अगर बात करें जैसे सोशल जस्टिस, लाइक बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके का कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होगी, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो कास्ट को लेके हो, रिलीजन को लेके हो। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की भी बात यहाँ पर डीपीएसपी में की गई है। सो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। बट रिलीजियस स्टेट बनाना डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है, बल्कि रिलीजियस की जगह सेक्युलर स्टेट बनाना उद्देश्य है। सेक्युलर मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। देखिए सेक्युलर स्टेट की बात दो जगह पर आपको मिलेगी।
एक तो प्रेम्बल में ये बात बोली गई है और दूसरा डीपीएसपी में ये बात बोली गई है। क्या बातें क्लियर है? और दूसरा सेकुलरिज्म की बात कहां पर की गई है? फंडामेंटल राइट में, राइट टू द रिलीजन ऑफ राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में भी सेक्युलर या सेकुलरिज्म की बात की गई है। तो यहां पर देख सकते हैं भैया, धार्मिक राज्य की स्थापना करना डीपीएसपी का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट। ये 3 कथन लिखे हुए हैं डीपीएसपी या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित, ठीक है ना। इन तीनों में से हमें बताना है कि कौन कौन से सही है, ठीक है ना। सबसे पहला कथन लिखा है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, दीज प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट्स आर टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट। ये 3 कथन लिखे हुए हैं, ठीक है। आपको बताना है कौन कौन से कथन सही है। आंसर सभी को करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने। जो पहला कथन है, दे शैल बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, ये गलत है, ठीक है ना। और ये बात कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 37 में। मतलब आर्टिकल 37 में ये बात बोली गई है कि हाँ भैया, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, वो सरकार के लिए है। और कब, जब भी सरकार कोई भी पॉलिसी या लॉ बनाती है तो इन सिद्धांतों का ध्यान में रखेगी। लेकिन अगर ध्यान में नहीं रखती है तो क्या सरकार के खिलाफ आप किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। मतलब दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स आपके वायोलेट होते हैं, देन यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फॉर देयर द रेमेडीज। ये आपका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 के तहत है, लेकिन ये इन्फोर्सेबल नहीं है। बातें समझ में आ रही है? तो पहला ऑप्शन तो गलत है भैया, दूसरा ऑप्शन सही है, शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, बिल्कुल सही है। यहां पर लिखा है दीज प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट टू इन्फ्लुएंस द मेकिंग ऑफ लॉ बाय द स्टेट, बिल्कुल सही है। सरकार जब भी कोई कानून बनाएगी उसमें डीपीएसपी का आपको प्रभाव दिखेगा। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एबोलिशन ऑफ द बॉन्डेज लेबर 1976 है, जैसे बोल सकते हैं लाइक इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट है 1976 में, सभी को बराबर सैलरी मिलेगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रावधान है आर्टिकल 39D में। तो इस तरीके से सरकार जो भी लॉ बनाती है, जो भी पॉलिसी बनाती है, वहां पर डीपीएसपी का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। आप देख सकते हैं 2 और 3 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था उनके लिए बहुत बहुत बधाई भैया, उनका सही आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। कि भैया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी कोर्ट या अदालत के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। ये बात कहां पर लिखी हुई है? किस अनुच्छेद में? अभी मैंने आपको बताया आंसर, आर्टिकल 39, आर्टिकल 38, आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 37। किस आर्टिकल में लिखा है कि डीपीएसपीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट? ऐसी बात कहां पर लिखी हुई है? चलिए देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 37, दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। आर्टिकल 37 में ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आर्टिकल 36 में तो स्टेट की डेफिनेशन लिखी है। स्टेट की डेफिनेशन किसकी बात लिखी है? स्टेट। मतलब बार बार जो राज्य शब्द यूज होता है उसका मतलब क्या होता है, ये चीज आपको मिलेगी आर्टिकल 36 में, ठीक है ना। आर्टिकल 39 में बहुत सारे प्रोविजन है, A, B, C, D और E है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आर्टिकल 38 में इनइक्वालिटी की बात की गई है कि जो स्टेट है, जो भी राज्य है ना, वो समाज में या फिर देश में जो भी इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो किसी भी तरीके की हो उसे कम करने का काम करेगी। कौन? आर्टिकल 38 में ये बात लिखी हुई है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन कौन से हैं? आइए पढ़ते हैं। दीज प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। These provisions contained in these principles are not enforceable by any court. ये 2 कथन लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंगली आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है
ओनली वन, ऑप्शन नंबर बी है ओनली टू, ऑप्शन नंबर सी है बोथ एंड ऑप्शन नंबर डी है नीदर वन नॉर टू। देख सकते हैं ये दो कथन लिखे हुए हैं कि भैया ये सिद्धांत देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को स्पष्ट करते हैं। दूसरा, इन सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही कथन सही हैं और इस पर हम डिटेल में डिस्कशन भी कर चुके हैं। ठीक है ना, ठीक है, कि देश का आखिर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है, किन प्रिंसिपल्स पर आधारित होगा, वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत आपको डीपीएसपी में ही मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ वायोलेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के तहत धन का संकेंद्रण संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है? ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का, डीपीएसपी का, राइट टू फ्रीडम का, या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर का, किसका उल्लंघन करता है? ठीक है ना, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ का मतलब ये होता है कि किसी भी एक व्यक्ति के पास ही पूरा का पूरा जो पैसा है या वेल्थ है या बोल सकते हैं जितना भी रिसोर्स है वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, सबके पास समान अवसर होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। देखिए आपको ही पता है आर्टिकल 39 सी, आर्टिकल 39 सी में ये साफ बात बोली गई है कि कंसंट्रेशन ऑफ द वेल्थ, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो किसी व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। मतलब इसका प्रोहिबिशन, ये चीज को कम या मिनिमाइज करने की बात बोली गई है डीपीएसपी में। तो अगर किसी भी व्यक्ति के पास खूब सारा पैसा है, ठीक है, मतलब अगर बात करेंगे कहीं पर कोई राज्य है या कोई देश है ना, केवल एक ही बिजनेसमैन है, हर कुछ उसी के पास है, सो दिस वायोलेट्स द डीपीएसपी। और कौन से आर्टिकल को वायोलेट कर रहा है, किस आर्टिकल का हनन हो रहा है? आप बताएंगे सर आर्टिकल 39 सी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बातें क्लियर है? ये आर्टिकल भी आपको याद रखना, हो सकता है कई बार एग्जाम में पूछ ले कि आर्टिकल 39 सी या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ का जो संबंध है किस अनुच्छेद से है? आर्टिकल 39 सी। क्या बातें क्लियर है? मतलब ये कहना चाहते हैं भैया अर्थव्यवस्था कुछ इस तरीके से चलना चाहिए ना कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता, सॉरी, किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में पूरा का पूरा जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो ना आ जाए। इस तरीके से अर्थव्यवस्था को चलाना है, हर एक व्यक्ति के पास समान अवसर हो ताकि वो देश की आर्थिक गतिविधि में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। ठीक है ना, चलिए देखिए, राइट टू इक्वालिटी आपको ही पता है, ये फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। राइट टू फ्रीडम आपको ही पता है, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम है। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ये तो डीपीएसपी है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए, वेलफेयर करके आप वायोलेशन थोड़ी करेंगे, वेलफेयर स्टेट से तो, ठीक है ना, सपोर्ट कर रहे हैं आप डीपीएसपी को। यहां पर पूछा गया वायोलेशन का। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आप सीधी सी बात है कि हमारे देश के संविधान में जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है ना, उनको जोड़ा गया। ये जो प्रावधान है डीपीएसपी का, वो हमने किस देश से लिया है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कॉपी किया है? ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका एंड ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। बहुत सिंपल सा सवाल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्लियर है? चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आयरलैंड। देखिए आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, कनाडा से हमने क्या लिया है आप बताएंगे सर? फेडरल, जो फेडरलिज्म है वो हमने कनाडा से लिया है। अगर बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, दो तीन और प्रोविजंस हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, हिंदी में क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची। ये प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साउथ अफ्रीका से जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है वो है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट
संविधान संशोधन हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको नोट करना है। डीपीएसपी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। कहां से लिया है? आयरलैंड। आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द। आपको भी पता है कि हमारे देश में समान जो कार्य है उसके लिए समान वेतन का प्रावधान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता, ठीक है ना, कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस लिंग से हैं। अगर आपने समान काम किया है, सेम वर्क, इफ यू आर परफॉर्मिंग द सेम वर्क देन यू विल गेट इक्वल रिन्यूमरेशन। आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। पहले ऐसे माना जाता था कि जो इफिशियंसी है वो मेल पर्सन की ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू द फीमेल, इसलिए जो मेल पर्सन है उनको ज्यादा पैसे मिलते थे इन कंपेरिजन टू द फीमेल वर्कर्स। तो ये भेदभाव ना हो इसीलिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का कॉन्सेप्ट लाया गया, या प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। कहां पर है भैया? आप बताएंगे सर आर्टिकल 39 डी में है। कहां पर है? आर्टिकल 39 डी में है और ये डीपीएसपी का हिस्सा है, ठीक है, आंसर भी है डीपीएसपी। अब ये प्रावधान तो है, सरकार ने इसके लिए क्या किया? सरकार ने भी इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976 पास कर दिया, एक लॉ बना दिया, ठीक है ना, क्योंकि हमारे देश में कोई भी चीज कहीं बोली नहीं मानी जाती। सबसे पहले आप उस पर एक कानून बनाओ, तब जाके वो अमल में आएगी, बोलते हैं ना, तब जाके वो एग्जीक्यूशन में आएगा। बातें क्लियर है क्या? इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976, और ये किसके लिए किया गया? आर्टिकल 39 डी के लिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, फिर से वही सही जोड़ी मिलाने वाला है। एक तरफ है आर्टिकल और दूसरी तरफ लिखा हुआ है रिलेटेड प्रोविजन। एक तरफ लिखा हुआ है आर्टिकल और दूसरी तरफ है रिलेटेड प्रोविजन, प्रावधान, और अकॉर्डिंगली आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो चलिए फिर इसको डिस्कस ही कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 39 ए की बात करेंगे तो ये किस चीज की बात करते हैं? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। बहुत सही है। और ये आपको बता दूं पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसे हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा जोड़ा है। ये हर बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया, ठीक है। आर्टिकल 40 की बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 44 की बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिल्कुल सही सुमेलित है। अगर बात करेंगे आर्टिकल 48, देखिए आर्टिकल 48 किसकी बात करते हैं? आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन की बात करता है। एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन की बात करता है, ना कि सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग हो, ये बात कहां पर लिखी हुई है? आर्टिकल 50। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे सभी लोग। अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अनुच्छेद 50 या आर्टिकल 50 में यह बात बोली गई है, देयर शैल बी द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। चीजों को नोट करते चलेंगे, कहीं पर कोई डाउट होता है ना तो पूछ भी सकते हैं। हाँ, स्क्रीनशॉट बराबर हर क्वेश्चन का लेना है। आगे बढ़ेंगे। एक चीज मैं आपको प्रॉमिस करूंगा कि इस सीरीज में, ठीक है ना, जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है ना, ऐसा मैं 99% बोल सकता हूं कि जब भी आप लोग पेपर देने जाएंगे ना तो यूनिट 5 में मोस्टली आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। इस चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए क्लास को ना बहुत सीरियसली देखना है, हर एक क्वेश्चन को ना सीरियसली अटेंड करना है, ध्यान से समझना है, कोई डाउट हो तो पूछना भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपसे बताना है। एक तरफ लिखा हुआ है प्रावधान, एक तरफ लिखा हुआ है प्रावधान और दूसरी तरफ लिखा हुआ है अनुच्छेद। आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50। प्रमोशन ऑफ द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, आर्टिकल 46। प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आर्टिकल 43A। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, आर्टिकल 40। अब आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा या कौन सा पेयर सही सुमेलित नहीं है।
ठीक है। देखिए जैसा कि पहला ऑप्शन है, अभी अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये पता है क्या है, अंग्रेजों के जमाने में जो डीएम साहब होते थे, जो कलेक्टर साहब होते थे ना, उनके पास जुडिशियल पावर भी थी और एग्जीक्यूटिव पावर भी थी। तो नए कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात को ध्यान में रखा गया कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है और जो जुडिशियल बॉडी है ना, वो अलग अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं ही जज हो गया और मैं ही काम करने वाला हो गया तो मेरी गलतियां कौन निकालेगा? सीधी सी बात है कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, दिस इज द बेस स्ट्रक्चर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका वायोलेशन हो रहा था, ठीक है ना। सो आर्टिकल 50 इज रिलेटेड टू द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। प्रमोशन ऑफ द एजुकेशन, आर्टिकल 46 मैंने आपको बताया, फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द SC/ST कम्युनिटी। ऑप्शन नंबर जो सी है, प्रमोशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये 43A में नहीं है। 43A में तो मैंने आपको बताया, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। बट आर्टिकल 43B की अगर बात करेंगे, देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, आर्टिकल 43B। और ये पहले नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, नोट करेंगे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा इस प्रावधान को जोड़ा गया है। 97वें संविधान संशोधन का जो कानून है 2011 में हुआ, उसी के तहत ये आर्टिकल 43B जोड़ा गया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत मेंशन इन आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज करेक्टली बेस्ड। सो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आर्टिकल 43B में मेंशन है, ना कि 43A में। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़े उसके पहले आपको फिर से मैं बताना चाहूंगा, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। अगर आप अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज को एनरोल नहीं किया तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को एनरोल करें, और ये बहुत ही मिनिमल रेट प्राइस है इसका, ठीक है ना, 99 रुपीज, मात्र 99 रुपए में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। बिना विलंब के हुए घर बैठे भी आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है ना 8319618002, इस नंबर पर कॉल करके आप टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, यूनिट वाइज भी है, फुल लेंथ भी है, ठीक है। ये टारगेटेड बैच है, इंपॉर्टेंट है। राव एकेडमी भोपाल की तरफ से ना टारगेटेड बैच चल रहे हैं। टारगेटेड बैच आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से ज्वाइन करिए, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में जो भी क्लासेज है ना वो चलती हैं, तो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन ये है कि राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ठीक है ना, और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करें। देखिए एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बहुत से फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आगे की जो भी हमारी एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं, जो भी क्लासेस हैं, जो भी नोट्स हैं, जो भी करंट इशूज पर डिस्कशन है, वो सब चीजें आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलने वाली है, ठीक है ना। एप्लीकेशन को इस दिए गए बार कोड स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार कोड के थ्रू भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है और राव एकेडमी भोपाल सर्च करना है। वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके दोस्तों को भी बताना है कि हाँ भैया राव एकेडमी भोपाल का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल ना भूले। टेलीग्राम इसलिए है, लाइव क्लासेस की जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी करंट इशूज हैं, फ्री के PDF नोट्स हैं, वो सब चीजें आपको टेलीग्राम पर ही मिलती हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की ये जो क्लास है ना वो यहीं पर समाप्त होती है। हमने यहाँ पर DPSP से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डिस्कस किए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं ना वो सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन है जो डायरेक्टली MPPSC में भी पूछे गए हैं। तो इस क्लास को, ठीक है ना, पूरा देखना। हो सकता है बहुत से ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जो क्लास को बीच में ज्वाइन किए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लास खत्म होने के बाद आपको राव एकेडमी भोपाल का जो YouTube चैनल है वहां पर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो क्लास को रेट करना है, क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास, एंड विश यू ऑल द बेस्ट।